दूसरा टॉपिक अब इसी में हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं प्री रिक्विजिट कंडीशन फॉर प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस। ठीक है, पहला है कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, इसको व्यापारीकरण कर सकते हैं। ठीक है, कमर्शियलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज शुड नॉट बी ट्रीटेड एज द पब्लिक गुड्स, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो सर्विसेज है, फैसिलिटी को, उसको ट्रीट नहीं होना चाहिए किस तरह, पब्लिक गुड्स। माने पब्लिक गुड्स मतलब जो फ्री में अवेलेबल है, जहाँ फ्री राइडिंग प्रॉब्लम्स है, ठीक है, जहाँ पर एक्सक्लूडेबिलिटी असंभव है, ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। जैसे कमर्शियलाइजेशन की पहली प्री कंडीशन है कि वहां पर इसको प्राइवेट गुड्स होना चाहिए, जो पैसा देगा वही इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस का यूज करेगा, अदरवाइज वो उससे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, इन दिस रिगार्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ कमर्शियलाइजेशन विल डिपेंड एबिलिटी टू क्लासिफाई द पेयर। जो पेयर कौन है इसका, जैसे कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डिपेंड करेगा कि हमारी सरकार की एबिलिटी, ठीक है, कि कैसे क्लासिफाई करें जो हु इज विलिंग टू पे फॉर बेनिफिट ऑफ सर्विसेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कौन देना चाहता है, पहली बात। और दूसरी बात है, इसमें इस तरह का मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा जिससे प्रिवेंट कर सके, हम रोक सके फ्री राइडर प्रॉब्लम, जिसको फ्री राइडर प्रॉब्लम को मुफ्तखोरी की समस्या कहते हैं, जो पेपर 6 में भी पढ़ने को मिलेगा पब्लिक इकोनॉमिक्स में। ठीक है, जो जैसे सड़क है तो उसमें पैसा दे रहे हैं, देखो सड़क बना है कोई गवर्नमेंट नहीं बनाया है, याद रखिए, ये हमारी और आपकी टैक्स पैसा से बना है। हम दो तरह का टैक्स देते हैं भैया, आपका अगर 5 लाख इनकम नहीं, आप भी टैक्स दे रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं, एक माचिस भी खरीद रहे हैं, मैच बॉक्स भी, तो वहां भी टैक्स भर रहे हैं, वो पब्लिक की पैसा से सरकार। ठीक है, पब्लिक की पैसा से ही रोड बना है, लेकिन एक्चुअल में जो बड़े बड़े जो जिनके व्हीकल्स हैं जैसे ट्रक वगैरह, वो लोग तो बहुत ज्यादा पैसा देता है। हाँ, तो रोड टैक्स उन लोग बहुत हैवी देता है, लेकिन बनता है तो ट्रक का ओनर के द्वारा, या जो भी लोग बस का ओनर या कार वाला का ओनर या मोटरसाइकिल भी खरीदते हैं, वहां भी रोड टैक्स देते हैं। तो अगर हम मोटरसाइकिल यूजर नहीं है, कार यूजर नहीं है, ना ही ट्रक है मेरे पास, लेकिन वो भी गरीब आदमी भी तो उस रोड में चल रहा है, लेकिन उसके लिए पैसा नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम, माने ये फ्री राइडर की प्रॉब्लम है, इससे बचना होगा, तभी प्राइवेट सेक्टर आएगा। प्राइवेट सेक्टर का एक ही मतलब होता है मेकिंग प्रॉफिट, तो उसको इस तरह बनाना है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस को, सो दैट यहाँ पर कमर्शियलाइजेशन हो सके, यानी कमर्शियलाइजेशन मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस का प्राइसेस मतलब डिटरमाइन हो सके। अब दूसरा पॉइंट है प्राइसिंग पॉलिसी। सर वो तो प्राइवेट कंपनी अपने आप कर लेगी ना कमर्शियलाइजेशन, सरकार को वो क्या मतलब फैसिलिटीज कुछ ऐसी नहीं करनी पड़ेगी ना कि उन्हें नहीं। अब देखिए, अब यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा होता है, सरकार चाहे ना चाहे, अभी सरकार की हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार का काम है मतलब इंटरेस्ट देखे पब्लिक वेलफेयर का। ठीक है, अगर जियो जब आया था तो वो तो अभी फ्री में दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब बढ़ा रहा था सरकार को चेक करना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहा है, तो एक अलग बात है। लेकिन जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है वो कभी नहीं पब्लिक को इंटरेस्ट या वेलफेयर के साथ किसी तरह के खिलवाड़ हो। अब प्राइवेटाइजेशन का मतलब नहीं है कि खाली 2 आदमी को दे दिए, बाकी आदमी माने और भी पूंजीपति हमारे देश में ये नहीं किया, माने करेक्ट कैंडिडेट को हम देंगे प्राइवेटाइजेशन।
और यहाँ पर अभी भी मैं बोलता हूँ यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं कि दिल्ली में जो है तो भाई दिल्ली के बड़े बड़े पूंजीपति को मिले, झारखंड में है तो झारखंड के बड़े बड़े पूंजीपति को मिलना चाहिए, नहीं कि जमशेदपुर के बॉम्बे के पूंजीपति झारखंड में काम करे। सबको मौका मिलना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, ठीक है। जैसा कि पंचायती राज जैसे सरकार का डिवीजन होता है, लेकिन अपने आप को होता है, इसमें बहुत सारी बातें हैं, इसमें तो हम उतना नहीं कर सके। देखिए पब्लिक जो रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू द प्रोवाइडर ऑफ फंड, मतलब पब्लिक सेक्टर का काम यही नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ फंड यानी पैसा प्रोवाइड करे सरकार को, शेयर खरीदे। जैसे अभी रेल भी का 5% भी का प्राइवेटाइजेशन हुआ, 95% गवर्नमेंट के अंदर है। तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को एक्टिव रोल अदा करना पड़ेगा इन द मैनेजमेंट इफिशियंसी के साथ, ठीक है, और एक अकाउंटेबल यानी रिस्पॉन्सिबल ऑपरेटर ऑफ दिस सर्विस। अगर पब्लिक सेक्टर देखो प्राइवेटाइजेशन का इफिशियंसी बढ़ जाता है और पब्लिक सेक्टर में कोई चीज रहता है तो उसमें इन इफिशियंसी हम बोलेंगे एक्स इन इफिशियंसी आ जाता है। जैसे बीएसएनएल के ले लो 2016 के बाद, वहां की स्टाफ सोचता था कि मेरा तो कुछ भी हो जाए सर्विस खराब देंगे। हमारे यहाँ नेट का प्रोवाइडर 15 दिन तार टूट गया, 15 दिन गायब है, बीएसएनएल ऑफिस दौड़ के फोन करके मर जाओ, डेढ़ का भी फोन बता रहा है, मैंने उन लोग सोचता ही नहीं था। लेकिन जब से जियो है तो क्या हुआ कि आप भाई जियो वाला है पैसा लेगा लेकिन आपका काम कर देगा बढ़िया। तो पब्लिक को क्या चाहिए? सर्विस चाहिए। हाँ पब्लिक को सर्विस चाहिए, लेकिन सरकार का यहाँ भी प्राइसिंग पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि पब्लिक के साथ एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके। हमको तो सर्विस चाहिए ना, तो फिर बीएसएनएल और एथिक्स हमको क्या मतलब है, ठीक है। डिमांड ओरिएंटेशन ऑफ सर्विस, डिमांड ओरिएंटेशन ऑफ सर्विसेज, ठीक है। डिमांड ओरिएंटेशन ऑफ सर्विसेज, एग्जिस्टिंग जो प्रोसीजर है, जो अभी एग्जिस्टिंग कंडीशन है रिगार्डिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज का, वो एक्चुअल में क्या है बताते हैं। वो आधारित है प्लान लोकेशन, जो हमारा प्लानिंग कमीशन के द्वारा 5 ईयर का प्लान होता था, लेकिन 15 से खत्म हो गया नीति आयोग आने के कारण। 15 की प्लानिंग कमीशन खत्म हो गया, नीति आयोग हो गया, तो 12 प्लान तक हम लोग 12 5 ईयर प्लान तक देखे थे। तो उस समय तक क्या 2015 तक बहुत ही रिसेंटली बात है, उस समय तक हमारा प्लान लोकेशन था, ठीक है। और ये क्या था, सर्विस ओरिएंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता था। ये एक्चुअल में ये सप्लाई ओरिएंटेड था, लेकिन हमको सप्लाई ओरिएंटेड से अगर हमको डिमांड ओरिएंटेड सर्विसेज को बनाना है, इसके लिए प्राइवेटाइजेशन करना पड़ेगा। और प्राइवेटाइजेशन कैसे करता है वो बताते हैं। जब सप्लाई किसी चीज का बढ़ेगा, ठीक है, तो कैसे जीडीपी उसमें इनकम बढ़ेगा, फिर इनकम बढ़ने से क्या हम जीडीपी और इंफ्रास्ट्रक्चर का रिलेशनशिप हमने दिखाया था कि आप जीडीपी बढ़ेगा, लोगों की आय बढ़ेगी, तो फिर क्या ट्रैफिक डिमांड होगा, ट्रैफिक से लेंगे तो क्या फिर सप्लाई होगा, ठीक है। जब सप्लाई फिर होगा तो फिर क्या होगा, फिर इनकम बढ़ेगी, फिर क्या होगा, लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड करेंगे। तो आप कह सकते हैं देयर इज ए नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज व्हिच पुश अप डिमांड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब ये एक प्रकार का विशियस सर्कल में घूमता है। इसका डिमांड बढ़ाएगा, डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा, फिर इनकम बढ़ेगा, फिर डिमांड बढ़ेगा, इस तरह घूमते रहेगा। और ये भी घूरने का भी है, लेवल बदलते रहेगा। जैसे यहाँ घूरा फिर यहाँ आया, दूसरा लेवल 1 लेवल 2, जैसे गेम में कैसे होता है। चौथा पॉइंट है अलोकेशन ऑफ रिस्क, अलोकेशन ऑफ रिस्क, ठीक है। अलोकेशन ऑफ रिस्क इज द की factor for privatization, commercialization of our infrastructure, ठीक है, our infrastructure service. There is a need for classifying risks, ठीक है, for different stakeholder.
मतलब लोकेशन ऑफ रिस्क। आपको अगर हम बोले थे डिसेंट्रलाइजेशन किया तो आप टेलीकम्युनिकेशन की ले लिए झारखंड के जीवन, सपोज दैट ऐसा हुआ नहीं, लेकिन मैं भी बता रहा हूँ इंडिया पूरा हुआ है। आप झारखंड का जीवन ले लिए तो आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं, सरकार नहीं, मैंने सरकार को क्लियर करना, सरकार को मेन रोल अदा करेगा। सरकार को ये क्लियर कर देना पड़ेगा कि आपको रिस्क आपको उठाना पड़ेगा। लोकेशन ऑफ रिस्क मतलब है कि आप यहाँ पर पुअर क्वालिटी या बेटर जो क्रेडिट और डिस्क्रेडिट, अगर अच्छी सर्विस दे रहे हैं तो आपको क्रेडिट मिलेगा, अगर अच्छी सर्विस नहीं दे पा रहे हैं, लो सर्विस दे रहे हैं, पुअर सर्विस दे रहे हैं, इसके लिए आपको पनिशमेंट यानी डिस्क्रेडिट भी मिलेगा। यहाँ लोकेशन ऑफ रिस्क होना चाहिए। अगर नहीं लोकेशन ऑफ रिस्क का पूरा क्लियर मतलब क्लासिफाइड नहीं किया जाएगा प्राइवेट मैंने डिफरेंट स्टेक होल्डर के बीच, तो उन लोग में टेंडेंसी दो तरह का होता है। एक टेंडेंसी होता है वो अपने रिस्क को शिफ्ट कर देगा गवर्नमेंट को, और नहीं तो दूसरी टेंडेंसी होता है कि जैसे झारखंड में ही दे दिए 2-3 कंपनी को, तो वो एक कंपनी जो रिस्क का जब लोकेशन का रिस्क मैंने रिस्क लेने देखो बेनिफिट उठाने का आएगा तो सब आ जाएगा, उसी तरह रिस्क जब लेने को सब भागने लगेगा। तो यहाँ पर टेंडेंसी होती है, देयर इज जनरल टेंडेंसी शिफ्टिंग ऑफ रिस्क अमंग डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, माने आपस में उन लोग लड़ने लगेगा। जैसे बढ़िया चीज है तो सबको बोलेगा मेरा क्रेडिट हो, लेकिन डिस्क्रेडिट की बात होगा सब भागने लगेगा। तो ये चीज है। फिर पांचवा जो पॉइंट है जो प्री कंडीशन फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस, उसका है डायरेक्ट पार्टिसिपेशन बाय द गवर्नमेंट। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन मतलब गवर्नमेंट डायरेक्ट यानी डायरेक्ट उसका पार्टिसिपेशन मतलब भागीदारी कर सके या हस्तक्षेप कर सके, ठीक है। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होना चाहिए। अब गवर्नमेंट देखे कि अगर किसी भी सेक्टर में एलिमेंट ऑफ मोनोपोली मतलब एक ही शेयर, मोनोपोली एक्चुअल में वो कभी क्या एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर कहता है। इसमें प्राइस हायर थी, प्राइस एक मिनट बंद कीजिए, म्यूट कीजिए। इसमें प्राइस का जो सेटिंग अप होता है वो बहुत ज्यादा होता है। जैसे मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन का मैं अंतर यहाँ का ग्राफ से समझिए। ये परफेक्ट कंपटीशन है, ये सप्लाई है, ठीक है, और ये डिमांड है, ठीक है। इसका प्राइस इस तरह सेटिंग हो, जहां जिस पॉइंट पर डिमांड और सप्लाई बराबर होता है ये परफेक्ट कंपटीशन है, ठीक है। इसमें कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। मोनोपोली में क्या होता है कि ये जो AR कर्व है, ठीक है, डिमांड कर्व को ही AR, देखो प्राइस कहां पर सेटअप हुआ है, यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन में यहाँ हुआ, लेकिन मोनोपोली में प्राइस, और ये दोनों में चीज है। अगर मोनोपोली में प्रोडक्शन कम होगा, ठीक है, और प्राइस ज्यादा होगा, ठीक है, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में क्वांटिटी जो प्रोडक्शन ज्यादा होगा और प्राइस जो है कम होगा, ये देखने की चीज है। यानी इसका मतलब डायरेक्ट ये है कि जहां मोनोपोली का एलिमेंट का जनरेशन होगा किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस में, तो वहां एक्सक्लूड हो जाएंगे वो लोग जो इसका उस इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस का एफर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्राइस बढ़ जाएगा, और प्राइस जैसे ही बढ़ेगा तो क्वांटिटी प्रोड्यूस घट जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी भी सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस में एलिमेंट ऑफ मोनोपोली का जनरेशन होता है तो सरकार को डायरेक्टली कम अप होना चाहिए एप्रोप्रिएट मोनोपोली रेगुलेशन एक्ट के तहत, ताकि किसी भी कंज्यूमर का या पब्लिक जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को हट न हो। तो सर इसका एप्लीकेशन प्राइसिंग पॉलिसी तो है ना? हाँ, माने डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होना चाहिए। रेस्ट्रिक्शन तो अब इसमें बहुत सारा चीज आ जाएगा मैडम, जैसे पॉल्यूशन भी कोई चीज कर सकती है टाइम टू टाइम अगर एक्सप्लॉइट हो रहा है, ये मतलब। हाँ, और इसमें बहुत कुछ आएगा। हम एक मोटा मोटी बता दिए, जैसे अगर इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन भी कर रहा है तो सरकार को वहां भी डायरेक्ट इंटरफेयर करना चाहिए कि आप रेस्ट्रिक्शन कंट्रोल कर लेना चाहिए, उस पर हायर रेट ऑफ टैक्सेशन करना चाहिए, ताकि वो कम से कम प्रोड्यूस करे और कम से कम इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करे। बहुत सारे फैक्टर आएगा, उतना तो लिख नहीं सकिएगा ना।
तो यह मेन पॉइंट जो किताब में दिया है उसी चीज को मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। इसे बोलिए रात भर तुम बोलते रह जाएंगे, इसमें बहुत कुछ है। और फाइनल जो पॉइंट है इसमें, एक सुटेबल फ्रेमवर्क होना चाहिए, रेगुलेटरी सुटेबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए, फ्रेमवर्क, ठीक है। एक सुटेबल रेगुलेटरी, यानी रेगुलेट कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगा। फ्रेमवर्क इज नीडेड फॉर प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज इंश्योरिंग वन साइड द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। एक साइड मतलब एक सुटेबल फ्रेमवर्क, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की आवश्यकता है। एक साइड जो आम जनता की कल्याण को इंश्योर करे, सुनिश्चित करे, और दूसरी साइड ये भी वो इंश्योर करे जो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस के प्रोवाइडर है उसको भी सही प्राइस मिल सके, ताकि वो भी जिंदा रह सके, जियो और जीने दो, लिव अर्न लेट लिव। और इसके लिए एक गुड हेल्दी इन्वायरमेंट की नीडेड है, साउंड ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस के लिए। कहने का मतलब है कि एक ऐसा सुटेबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क डेवलप करने की जरूरत है जिससे आम जनता की वेलफेयर में कोई कमी नहीं हो, और दूसरी ओर जो है मतलब दूसरी ओर जो क्या कर सकते हैं, जो सप्लायर है इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज के प्राइवेट सेक्टर के, तो वहां पर उसको भी किसी तरह का प्राइसिंग को लेकर उसको भी लाभ होना चाहिए। अब इसके लिए सरकार आपको बता देते हैं, इंडिफरेंस कर्व पर चलेंगे, तो इंडिफरेंस कर्व से आप आसानी से समझ जाइएगा इस चीज को। बंद कीजिए भाई, किसी का रुकिए। अब ये इंडिफरेंस कर्व है, हम एक तरफ यहाँ पर पीपल वेलफेयर को मापते हैं, थोड़ा बंद कीजिएगा, म्यूट कीजिएगा तो और अच्छा समझिएगा, डिस्टर्ब हो रहा होगा तो। और दूसरी तरफ यहाँ सप्लायर का इंटरेस्ट समझ रहे हैं, यानी सप्लायर का प्रॉफिट का है, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो कि सरकार एकदम ढल जाए पूंजीपतियों के द्वारा कि इधर प्रॉफिट हो जाए और पब्लिक का वेलफेयर इतना हो। और ऐसा भी नहीं सरकार को होना चाहिए कि एकदम पब्लिक की तरफ ढल जाए वोट बैंक के लिए और इन लोगों का प्रॉफिट कम हो। ऐसा हो इस पॉइंट में कि दोनों के बीच में एक मिडिल पॉइंट निकालना चाहिए, जैसे इस पॉइंट पर दोनों का प्रॉफिट भी हो रहा है और इसको नीचे करो, थोड़ा पब्लिक के ज्यादा प्रॉफिट हो गए, इस पॉइंट पे करना चाहिए कि इतना पब्लिक का प्रॉफिट हो रहा है और इतना क्या सप्लायर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस के होना चाहिए, माने इंडिफरेंस कर्व से इसके सॉल्यूशन करना चाहिए। ऐसा एक बैलेंस अप्रोच बनाना चाहिए ताकि दोनों बैलेंस में रहें। अब एक को बढ़ा देंगे और ऐसे झुका देंगे वो भी नहीं, और एक को बढ़ा के फिर ऐसे झुकाने, ऐसा चले कि आगे भी रास्ता खुला रहे। अब ऐसा थोड़ी हो है कि एक हाथ से लीजिएगा दूसरा, जैसे कि आप किसी से रुपया लिए, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप भी अपना उसका जब पूरा हो गया, आपका पैसा आपके पास सरप्लस आया तो आप चुका दीजिए उसको, तो तभी चलेगा लेन देन। उसी तरह अगर यहाँ पर इन लोगों को सप्लायर को प्रॉफिट होगा तो तभी ये और भी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस को भी करेंगे और पब्लिक का भी वेलफेयर में वृद्धि होगा, ठीक है, तभी डिमांड बढ़ेगा। अगर यहाँ पर कर देगा, ये यहाँ कर देगा तो बहुत कम लोग इसका यूज करेंगे, तो फिर सप्लाई कम हो जाएगा। ये दोनों जरूरी है, both are needed for sound development of infrastructure service। और ये था प्री रिक्वायर्ड कंडीशन या प्री कंडीशन फॉर कमर्शियलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये VVI है। और इससे पहले भी बोले थे नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्लास आई डिस्कस। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल एंड, जय हिंद।